For those of you who don't know me, so my name is Deepika Kulari and I am doing my PhD currently at Rajasthan University. और इससे पहले मैंने टीचिंग भी करी है JCRC यूनिवर्सिटी में फॉर अ ईयर एंड आई वाज एसोसिएटेड विद अन अकेडमी फॉर अ ईयर इनटू सेम बैकग्राउंड कि मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाने में हेल्प करती थी. मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता था एंड दैट वाज माय पास्ट एक्सपीरियंस. And right now I'm just focusing on completing my PhD and I'm starting this course. और जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, this course will completely be free क्योंकि ये मेरा पहला बैच है. So I don't want to charge anybody and I know everybody deserve a kind of a like chance, a fair chance to this examination. So मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको फ्री रखूं अभी के लिए. So you can tell everybody, all the friends who are preparing as well, they can join. And after I'm done with these sessions, जो रोज भी topics हमारे चलेंगे, I will upload the videos on the YouTube as well for all the people to join in and see. What you can do is like maybe like and subscribe to the channel. I'll be starting and tell your friends as well. Okay, so that's it for that and let's get started. So today we'll be talking about कि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कम टाइम में एक स्ट्रेटेजी के साथ किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे आप अपना सिलेबस रिड्यूस कर सकते हैं. So starting off with कि आपको यूजीसी नेट जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता, दो पेपर होते हैं यूजीसी नेट में. देयर इज पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर ऑल. कॉमन फॉर ऑल का मतलब ये है कि आपके लिए पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी स्टूडेंट्स देखेंगे. जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के भी सेम कोर्स रहेगा. बट फॉर पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट कोर्स, दैट इज लॉ. सो यहाँ पे लिखा है, सामने आपको दिख रहा है कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 लॉ में 100 क्वेश्चंस होते हैं. सो पहला पॉइंट जो है इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉ में वेटेज ज्यादा है, कोर्स भी ज्यादा है और उसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस ही हैं तो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा टाइम कम दे सकते हो. मे बी एवरी डे इफ यू आर गिविंग 1 आवर, अभी जिन बच्चों का पेपर होने वाला है अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा आप देंगे पेपर 1 में, दैट वुड बी इनफ. ओके, एंड एज पर द सिलेबस आपने देखा होगा कि दोनों सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स. फॉर लॉ देयर आर सब यूनिट लाइक 10 सब यूनिट्स फॉर एवरीथिंग. फॉर पेपर 1 फ्यू हैव सब यूनिट्स लाइक 10 ऑफ द सब यूनिट और कईयों के कम भी होते हैं. एंड पेपर 1 में ये रहता है कि आपके मार्क्स डिवाइडेड है ईच यूनिट में, यानी कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन वुड बी कमिंग. So therefore 10 unit में से every like unit would include 5 questions and that is like 50 question in total. Okay, law में ऐसा कुछ division नहीं है. किस तरीके का division है we will be talking in short. मतलब अभी जल्दी हम नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें यही डिस्कस करेंगे कि लॉ में किस तरह का एक तरीके से हम अपने लिए आइडिया लेके चल सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से ज्यादा कवरेज होगा, ज्यादा वेटेज होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बाद के लिए या फिर मे बी कुछ आप छोड़ भी सकते हो. ऐसा कुछ सिनेरियो है या नहीं, विल बी डिस्कसिंग फॉर श्योर. एंड वन थिंग आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अभी काफी लोगों का ये कहना है कि 2 साइकिल जब मर्ज हो गए यूजीसी नेट के, सो एवरीबडी वाज लाइक कि 6% हो जाना चाहिए, मोर देन अब 6% हो जाना चाहिए, 12% हो जाना चाहिए, 5% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. सो आई वेंट टू द वेबसाइट और मैंने निकाला कि कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एंड हियर इज द डेटा. सो इफ यू लुक कि कितने लोग रजिस्टर हुए, इट डजंट मैटर, कितने लोग अपीयर हुए उसमें से रिजल्ट आता है आपका. और जितने लोग अपीयर हुए उनमें से आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो दैट इज मोर देन 6%. सो एनीबडी हु इज टेलिंग यू अदरवाइज इज रॉन्ग एंड ये मिसगाइडेंस है, एक मिथ है. इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. इट विल बी अ फेयर थिंग फॉर यू. जितने स्टूडेंट्स बैठेंगे उसका जो 6% होगा उसमें आपका नंबर आना चाहिए. दैट इज वन थिंग. दूसरा, जब साइकिल मर्ज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ज्यादा बैठेंगे. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हाइपोथेटिकली अगर 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल और साइकिल मर्ज होने से 200 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो 100 स्टूडेंट में से 6% इज ओनली 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बट 200 स्टूडेंट्स अगर इस बार अपीयर होंगे तो दैट इज लाइक 12. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट विल इंक्लूड, यानी कि आपकी सीट्स
हमेशा थोड़ी बढ़ेंगी इफ मोर स्टूडेंट्स आर अपियरिंग। तो आपको 12% ऐसे बोल के मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, डबल स्टूडेंट मिलते हैं, आपको वैसे ही सीटें ज्यादा मिल रही हैं, दो दैट इज 6%, बट क्योंकि नंबर ज्यादा है तो उसका 6% भी ज्यादा होगा। सो अप्लाइंग दैट कॉमन सेंस इन द माइंड, सो ये जो इसमें मेंशन है, यू कैन लुक एट इट। अब ये आपको यूजीसी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। दिस इज लाइक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा दिया हुआ है। दिस नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप बाय माई सेल्फ, एंड यू कैन सी टू डिवाइड दिस लेटर ऑन ऑल्सो। एंड ओके, सो विथ दैट बीइंग सेड, यूजीसी के लिए आपको टॉप 6% स्टूडेंट्स में आना है। दैट इज द मेरिट दे डिसाइड। और इस बार जो आपका परसेंटेज गया था वो 60% था, यानी कि 60% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया वो टॉप 6% में आए थे। सो दैट इज वन थिंग। और अगर आपको जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है, दैट इज अप्रोक्स अराउंड 1% ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट 6% कवर करेंगे, ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ लोग दोनों चीजों के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ एज वेल। तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी इस 6% में नंबर तो मिलता ही मिलता है, और उनको जेआरएफ मिल जाता है अगर वो टॉप 1% में होते हैं। ओके, टू क्लेरिफाई मोर, सो अगर लॉ का आप देखोगे डेटा, so there were total number of 1354 स्टूडेंट्स जिनने नेट क्वालिफाई किया था इस बार, और जेआरएफ 179 स्टूडेंट्स ने करा था। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ कोर्स यू कैन डिवाइड एंड सी। सो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लॉ हैज नॉट बीन गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, बट क्योंकि जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था कि हम जब डिवाइड कर रहे हैं दिस टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अपीयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्वालिफाइड, तो उससे अप्रोक्स निकल जाता है कि 17,000 स्टूडेंट कुछ लाइक अप्रोक्स समथिंग आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गिविंग एंड अपियरिंग फॉर लॉ। सो ये नंबर आपको दिमाग में रखना है, दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स, एंड आपको इनमें टॉप में आना है, लाइक टॉप 1000 में आपका नंबर आना चाहिए। दैट इज द वन थिंग यू शुड बी क्लियर अबाउट। इस बार क्या कट ऑफ गई थी? इस बार कट ऑफ गई थी 180 मार्क्स, दैट इज 60% out of 300. That means in total you have to get 90 question correct out of 150. अब ये जो 90 questions हैं, मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ, यानी कि आपके लॉ के 100 questions प्लस आपके पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, दैट इज 150। तो उसमें से आपको 90 लान, अगर जिन स्टूडेंट्स ने लाए थे वो इस बार उनका क्लियर हो गया था। एंड आप प्रीवियस ट्रेंड्स भी अगर देखेंगे तो यूजीसी नेट का पिछले 4-5 साल में जो कट ऑफ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड 60%। आपको अगर बहुत इजी पेपर दे दिया गया है, बहुत इजी का पेपर मतलब ये है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबके सही होने चाहिए थे, एंड दोज कॉम्पिटिटर्स हु गॉट इट राइट, जिनने अच्छी तैयारी करी थी सही तरीके से स्ट्रेटेजी से, तो मे बी वो परसेंटेज 61 भी चला जाए, 62 भी चला जाए। एंड इफ द क्वेश्चन पेपर इज रियली रियली हार्ड, हार्ड का मतलब कि आपको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस मिले थे, जो कि 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा, और बहुत ही ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको कहीं आपने पढ़े नहीं थे, तो परसेंटेज उस साल नीचे भी गिरा है, 60% से भी नीचे गया, 58% रिजल्ट गया था उस साल। ओके, सो दैट इज द स्टफ यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस अगर जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, सो दिस ईयर जेआरएफ कट ऑफ वाज अराउंड 68%। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जेआरएफ के लिए थोड़ी सी तैयारी आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने नंबर मिल रहे हैं और कितने आप ला सकते हैं, आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। प्लस पेपर 1 में आपको थोड़ा और स्कोर करना पड़ता है, पेपर 1 की अच्छी तैयारी के बिना जेआरएफ निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर नेट की बात करेंगे तो नेट में अगर आप डिसेंट स्कोर ला रहे हैं, मोर देन 50% भी अगर आप लाते हैं, 60% के आसपास भी आप पहुंच जाते हैं, तो पेपर 1 के लिए आपका वैसा स्कोर भी इनफ है, फिर आप लॉ में कवर कर सकते हो। पर अगर आप जेआरएफ की बात कर रहे हो तो यू हैव टू गेट 70% इन बोथ द पेपर्स, दैट इज द लाइक अ सेफ चांस फॉर यू ऑफ क्लियरिंग यूजीसी नेट जेआरएफ। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि पेपर 1 में आपको लाइक आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाय टेलिंग यू दिस आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस योर कोर्स। आपको ये समझना है कि कुछ चीजें हैं जो स्कोरिंग नहीं है पेपर 1 में, और कुछ चीजें हैं जो स्कोरिंग नहीं है पेपर 2 में। आपको उन चीजों से ज्यादा जो स्कोरिंग है, जो आपका परसेंटेज ऊपर ले जाएंगे, उन पे अभी फोकस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। यू कांट वेस्ट योर टाइम अराउंड थिंग्स यू आर डूइंग जिसमें से ज्यादा परसेंटेज का
पेपर नहीं आएगा या फिर आएगा तो बहुत हार्ड आएगा। सो इसलिए पेपर वन में आपको ये नंबर याद रखना है, आपको आउट ऑफ 50 अगर आपके 30 क्वेश्चन अभी भी अगर आप मॉक देते हैं प्लस 30 आते हैं और एग्जाम में 30 भी आ जाते हैं तो बहुत डिसेंट स्कोर है, आपके चांसेस हाई हैं यूजीसी नेट निकालने के लिए। बट पेपर टू की हम बात करेंगे, अगर सिर्फ नेट की बात हो रही है तो आपके अराउंड मतलब मोर देन 60% तो आना ही है, 65 के अराउंड आपको कोशिश करनी है स्कोर करने की। ठीक है, अब 65 यानी कि आई एम लीविंग 35 क्वेश्चंस, यानी आप 35 क्वेश्चंस गलत करके आ सकते हो, खराब करके आ सकते हो, वो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी उस पे नहीं जज होगा। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, तो यूजीसी नेट का क्या होता है, व्हाई स्टूडेंट्स आर सो मच अफ्रेड ऑफ इट, कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आर सच नोबडी नोज आंसर टू, और उसमें भी अगर आप देखोगे कि मतलब 15 क्वेश्चंस आर मतलब टेरिबली हार्ड, बहुत बहुत मुश्किल होते हैं फॉर दोज पीपल हु हैव डन लाइक 100 बुक्स, वो भी आंसर नहीं कर पाते हैं। सो आप उन 15 से 20% का जो पेपर है उसको देख के लाइक काफी डीमोटिवेट हो जाते हो एंड यू लाइक एंड अप लाइक डूइंग बैड फॉर योर पेपर। तो पेपर टेम्परामेंट पे भी आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी और उसके बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि एग्जाम थोड़ा सा डराने के लिए भी बनाया जाता है। 10 एक क्वेश्चन ऐसे स्टार्टिंग में ही पुट अप कर दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको नहीं आएगा, बट यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट। मतलब पहले 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, पहले 20 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, पहले 35 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए तो भी आपका फेयर चांस है सिलेक्शन में होने का। सो द डे यू सिट ऑन द पेपर, मेरी ये बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखना कि आपके अगर 30 क्वेश्चन भी आपको लग रहा है लगातार गलत हो चुके हैं तो भी चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। वो कॉन्फिडेंस आप मेंटेन रखो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, जो चीजें आपको आनी चाहिए वो गलत करके मत आओ। सो दैट इज द लाइक द रेसिपी टू सक्सेस इन यूजीसी नेट। फिर हम जेआरएफ की बात करते हैं, तो जेआरएफ में आपको 70% लाना पड़ेगा, यानी कि पेपर वन का भी ये रहता है कि आपको आपका परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पेपर टू में भी आपको जो जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से थोड़ा कम भी है, इंपॉर्टेंस का इतना नहीं है, उसको भी और अच्छे से करना पड़ेगा ताकि यू गेट द परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जेआरएफ विच इज अराउंड 70%। So let's discuss paper one and dive into like the course which has been given to you. So ये सारी units हैं जो आपको दी हुई है, जो आप देखेंगे यूजीसी नेट की वेबसाइट पे। दिस इज योर सिलेबस एंड फॉर श्योर जो लोग तैयारी कर रहे हैं दे आर वेरी मच वेल वर्स विद द सिलेबस, और उनको अभी तक ये दिख रही होंगी कि यूनिट्स हैं, मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, मेरी इतनी तैयारी बाकी है। सो आई कैन गिव यू फ्यू टिप्स टू कंप्लीट पेपर वन। See, पेपर वन वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी पर्सनली। मुझे पेपर वन के कारण ही मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इशू आया था। मेरे लॉ में अच्छे मार्क्स बन गए थे पर पेपर वन में 50% मार्क्स भी नहीं थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि 50% से तो ऊपर लाना ही लाना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड विद दैट बी सेड, आप पेपर वन को पूरा अवॉइड नहीं कर सकते। वॉट यू कैन डू, आप अभी अकेले जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं पेपर वन की, आई कैन टेल यू गाइस कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर वन में अच्छे होते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग और इन सब का भी स्कोर इतना मैटर कर जाता है, प्लस द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो आईसीटी। तो आईसीटी का जो भी कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी इतने नॉलेजेबल होते हैं, दे स्कोर रियली गुड। और कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स वगैरह बिल्कुल नहीं समझ आता बिकॉज यू आर लॉ स्टूडेंट्स, और आपका मैथ्स में भी 11th-12th में छूट गया होगा, या फिर उससे पहले 10th में भी काफी स्टूडेंट 10th के बाद मैथ्स नहीं लेते। सो अगर ऐसा सा आपके साथ है कि यू आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स इन समवेयर कि आपको प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छा होगा, सो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू इट। फॉर दोस्त हु कैन गिव अ मॉक राइट नाउ, मतलब आज जाके आप पिछले ईयर का मॉक दीजिए या उससे पिछले ईयर का मॉक दीजिए, एंड इफ योर स्कोर इज मोर देन लाइक आफ्टर 50 28 क्वेश्चंस तो आपके सही हो रहे हैं, अराउंड 30 भी आपका स्कोर आ रहा है, सो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। मतलब कि आप अच्छे से स्कोर एग्जाम में भी कर सकते हो, थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, 30 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको पेपर वन में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज कि एनालाइज करो कि आप कहाँ पे बिल्कुल ही नंबर नहीं ला रहे हो, कौन सा आपका एकदम वीक पॉइंट रह रहा है, उसकी आप तैयारी कर लो। सो आपका इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, जिनका कंप्यूटर बेसिक्स उनको पढ़े बिना नहीं आएगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। दीज आर द स्कोरिंग पार्ट। एंड बिलीव मी कि ये बोलते हुए मतलब मुझे भी बुरा लगता है, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो।
डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पिछले 25 साल से यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आ रहा है। मतलब कि आप 2010 का पेपर देखें, 2003 का भी पेपर मैंने देखा, उसमें भी डेटा इंटरप्रिटेशन आता था। सो देर इज नो अदर वे ऑफ गोइंग अराउंड इट, आप नहीं अवॉइड कर सकते। सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बस गुड न्यूज इज कि आप लास्ट ईयर में से ही उठा के अगर डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 4 या 5 टाइप के ही डेटा इंटरप्रिटेशन है विच दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन। मतलब कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सेट है, और वो आपको तभी समझ आएगा कि आप तैयारी करना शुरू करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, और उसके ही क्वेश्चंस निकाल लेते हैं एक पेज पे और मे बी समवेयर समहाउ, और उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में से ही आपको समझ आ जाएगा ओके कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड व्हाट आई कैन डू टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। उसके लिए आप गाइडेंस ले लो, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, या फिर आपको अगर किसी बुक से समझ आ रहा है दैट वुड वर्क फॉर मी। उस टाइम यूट्यूब पे भी इतना नहीं था गाइडेंस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, सो आई यूज्ड टू वॉच द वीडियोस ऑफ बैंक पीओ पेपर्स। उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आता है एंड दे टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक, मतलब आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ समझाया जाता है। ऐसे चीजों से मैंने शुरुआत करी थी, फिर देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर देयर इन यूजीसी नेट, एंड दैट इज हाउ आई वाज लाइक एबल टू स्कोर गुड। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका कितना भी बुरा हो, आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। मे बी ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आते हैं जिसमें टेबल मिसिंग होती है, आपको पहले वो सॉल्व करना है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, दोज ऑल थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। और इसी तरीके से आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ गए, यू शुड नो दी फॉर्मूलाज। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन जो आप आराम से उससे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन, दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। फिर आते हैं आपके ऐसे टॉपिक्स जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिनका काइंड ऑफ फिक्स पैटर्न है। आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक अगर बहुत हार्ड भी आ जाता है तो यू विल लाइक गेट आउट ऑफ 5 3 तो सबके ही आ रहे हैं। सो योर टारगेट शुड बी कि आप आराम से पढ़ो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें अच्छे से कोशिश करो कि 5 में से 5 आ जाए, और 5 में से 4 भी अच्छा स्कोर है। तो आप कोशिश यही करो कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। जो चीजें यहाँ मेंशन है इन 6 यूनिट्स में से जो मैथमेटिकल रीजनिंग की है या फिर जिसमें फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगेन प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आईसीटी में आप देखोगे बाइनरी से एक तरीके का ट्रेंड है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। Then motherboard and what is like input and output in a computer, all of these things are very easy conceptual things and you can do it from anywhere. आप ऑनलाइन सोर्स से भी हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब वीडियो से भी ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर बुक से भी हेल्प ले सकते हो, और जैसे किसी बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, कई बार उससे भी काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। ओके, सो दैट इज अप। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का भी यही रहेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कंसेप्चुअल चीजें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक रिपीटेडली कमिंग इन लास्ट फ्यू इयर्स, सो यू कैन गो थ्रू दैट, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपका एक आंसर सही हो जाएगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिफिकल्ट स्कोर्स की बात करते हैं हम, ये जो 4 टॉपिक हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो इन 4 यूनिट को मैं डिफिकल्ट टू स्कोर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नो मैटर व्हाट, मैंने यूजीसी नेट के लिए लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव गिवन दिस पेपर। काफी टाइम के लिए मैंने इस पेपर को दिया क्योंकि मेरा जेआरएफ से स्कोर बहुत ही पास रह जाता था। इसलिए मुझे बार बार ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ रहे थे, और मुझे सबसे डिफिकल्टी हुई थी इन 4 टॉपिक में। इनमें से अच्छे मार्क्स लाने, यानी 5 में से 4 लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सो दैट मीन्स आप कुछ भी कर लो, मतलब 1-1.5 साल भी तैयारी कर लो पेपर 1 की, इनमें अगर आप स्कोर करना चाह रहे हो तो या तो ये होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड इज अप टू व्हाट यूजीसी नेट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। सो क्या होता है, यूजीसी नेट ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर स्टूडेंट्स क्लास में शोर मचा रहे हैं, व्हाट शुड टीचर्स डू, तो 5 वो ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको 3 सेलेक्ट करने, मे बी 4 सेलेक्ट करने, विच आर गुड आंसर टू देम। और आप ये वो आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका करेक्टर है। अब उसमें दिक्कत क्या है, आपको लगेगा आपने सही मार्क किया है,
बट देन यूजीसी नेट की जब आप देखेंगे कि आंसर शीट आएगी, सो योर आंसर इज रॉन्ग एंड देयर आंसर इज राइट. सो बेस्ट वे टू कवर दिस इज, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. देर इज दिस बुक केवीएस मदान विच इज वेरी गुड. पेपर 1 के लिए मुझे काफी अच्छी लगती है बुक. उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं प्रोवाइडेड द टॉपिक फ्रॉम आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें से काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, और ये सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन से ही कवर होने बेटर रहेंगे. फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर या फिर आपके सिलेबस में जो एग्जैक्टली गिवन है वो आपको कवर करना है. जैसे लॉजिकल रीजनिंग में अभी इंडियन लॉजिकल सिस्टम इंक्लूड हुआ है, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखोगे, और वो कंसेप्चुअल चीज है. मे बी आपको किसी बुक में मिल जाए, कई बार बुक में नहीं समझ आए तो आपको ऑनलाइन समझ आ जाए. द काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, जिसमें आपको बताना होता है कि विच टाइप ऑफ इंडियन लॉजिकल रीजनिंग हैज बीन यूज्ड हियर. सो उसका आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज भी समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा. क्वेश्चन सॉल्व करने से सिर्फ नहीं आपको आने वाला. बट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, फॉर आईसीटी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत फायदा होगा. टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली, क्योंकि क्या होगा, आप 300 समथिंग क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे, आपका एक एप्टीट्यूड बन जाएगा टीचिंग का आंसर देने के लिए. एंड दैट इज द आंसर विच इज रिलेटेड टू कि यूजीसी नेट की आंसर की क्या रहेगी. सो व्हाट यू कैन डू बिफोर इवन रीडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, go and solve the questions. And how you're going to solve the question? Look at the answers first, then see the questions. आपको चीट करना है. आपको चीट क्यों करना है? क्योंकि आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका ऐसा आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका ऐसा आंसर होगा. सो अब लेट्स टॉक अबाउट हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. सो इन 2 जो यूनिट्स में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जीके टाइप होते हैं. लाइक यू हैव टू be well aware of the GK stuff which has been going around, and मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कौन से कमीशन आए जिससे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस आया, या फिर ऐसे कोई कमीशन पहले भी आ चुके हैं तो उनके चेयरमैन कौन रहे, वो विच वाज द ईयर, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. या फिर मतलब कि स्वयं विच इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच हैज बीन यूज्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व विद स्वयं. सो आप इसमें से 5 में से 5 स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर यूनिट. सो आप क्या कर सकते हो, उसमें से जितना आप प्रीवियस ईयर में देख रहे हो एक पैटर्न पकड़ के कोशिश कर सकते हो कवर करने की. द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, एंड मे बी यू कैन स्कोर 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, दैट वुड बी गुड इनफ. और ऐसा ही रहेगा आपके पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में, कि आपके इन्वायरमेंट में से भी देखोगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, the formula, chemical formula of each pollution, and ऐसा देखोगे कि इन्वायरमेंट में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर के लिए क्या टारगेट है इंडिया का. दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. उसमें से देख के वो सब कवर कर सकते हो जो कॉमन आ रहा है. एंड प्रीवियस ईयर में से मतलब आप ये भी कवर कर सकते हो कि जीके अवेयरनेस टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, और जीके के नोट्स भी बना सकते हो. पर श्योरिटी नहीं है, बिकॉज देर इज नो एंड टू एनी अवेयरनेस थिंग. कितना हायर एजुकेशन का आप कितना जीके पढ़ सकते हो, कितना टाइम आपके पास है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर. बट इन यूनिट में से अगर आप आउट ऑफ 5 3 भी सही कर रहे हो, 2 भी सही कर रहे हो, दैट इज अ गुड स्कोर. व्हाट यू हैव टू फोकस इज ऑन वेयर यू कैन स्कोर. मैथ्स आप प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, यू विल स्कोर गुड. अगर आप आईसीटी प्रैक्टिस करोगे, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे. 5 में से 5 भी आते हैं सारे टॉपिक में से. बट वेयर द यूनिट्स आर डिफिकल्ट टू स्कोर, उसमें से आपको कोशिश करनी है प्रीवियस ईयर देखने की, और उसमें से पैटर्न निकाल के वही कवर करो जो आपसे हो सकता है. इस पे इतना टाइम खराब करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी मुश्किल है. सो पेपर 1 में हमने यही बात करी कि देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर इजी टू स्कोर, बट देन देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर डिफिकल्ट टू स्कोर. माई गाइड टू यू वुड बी कि मैं यही टिप दे सकती हूँ आपको कि ये मेरा एक्सपीरियंस है. ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, गुड इनफ. मतलब अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका जीआरएफ क्लियर करने का चांसेस ज्यादा है. बट मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग आर नॉट सच स्टफ जो आप बिल्कुल मैथ्स छोड़ दो और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है. तो आप इन यूनिट्स को नहीं छोड़ सकते, दो दे सीम हार्ड. बट व्हाट यू कैन डू
कि आप रोज जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, दैट वुड टेक लाइक मे बी 30 मिनट्स लग जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको 40 मिनट्स भी लग जाए, पर इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। सो स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज यू गो अबाउट इट। वो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो आपको नोट्स पे इतने नहीं बनाने, मे बी यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो जो आपको सिलेबस में दे रखा है, उनका फॉर्मूला पेज बना सकते हो एक, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको थोड़ा पढ़ के चले जाओ। So that can be done, right? And so I think that is it for paper one, and we will have a question answer those kind of queries after we are done with this. So let's talk about law. So law को भी मैंने इस पीपीटी को डिवाइड करा है 3 सेक्शन में। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा सा मुझे फील होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, जो सब यूनिट मैंने अभी यूनिट्स यहाँ लिखे हैं एकदम स्टार्टिंग में, दैट इज आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे यूनिट्स का आपको बेसिक क्लियर होना, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कोर्स सिलेबस आपका होना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपको याद होना, आईपीसी के सेक्शन याद होना, सब कुछ जरूरी है। एवरीथिंग फ्रॉम दीज यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स कि कुछ कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे स्टेट से कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, दो इट हैज बीन गिवन टू यू कि आप एग्जीक्यूटिव का देखोगे तो यूनियन एंड स्टेट बोथ यू हैव टू रीड, बट दे आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नर। सो ऐसे ही आप आईपीसी में देखोगे तो देखोगे कि एक कॉमन पैटर्न है कि जनरल एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है। और कैसा क्वेश्चन आता है? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके बैरक के जो सेक्शंस हैं वही आपसे पूछ लेते हैं। तो उसके लिए आपको तो कुछ कोई बुक भी नहीं खरीदनी, यू हैव टू ओपन योर बैरक एंड जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर। बस आपको वो याद में होना चाहिए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मे बी यू हैव टू प्रिपेयर फ्यू नोट्स जिससे आप बार बार रिविजन कर सको। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, सो इंटरनेशनल लॉ बहुत स्कोरिंग टॉपिक नहीं है, बट देन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 9-10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार 8 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू सी कि इंटरनेशनल लॉ को कवर करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी आपके पास बुक है, द सोर्स विच आई वाज यूजिंग दैट वाज बेसिकली एके जैन एलएलएम। एके जैन की बुक आती है फॉर एलएलएम प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी प्रिपरेशन, विच वाज गुड फॉर मी। बट देन कि अगर आपको लगता है कि कोई और बुक आपके लिए ज्यादा अच्छी है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एंड मैंने इस चीज से प्रिपेयर किया था, मतलब वो बुक यूजीसी नेट के लिए नहीं थी, वो बुक सिर्फ एलएलएम के प्रिपरेशन के लिए थी। बट ये जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, ये सारे यूनिट्स उसमें कवर थे। सो दैट वाज लाइक अ गुड थिंग फॉर मी, मतलब कि मेरे इंपॉर्टेंट यूनिट्स उसमें से कंप्लीट हो गए थे। एंड फॉर अदर थिंग्स आई यूज टू यूज ऑनलाइन सोर्सेस, उससे मेरा कोर्स कवर हुआ था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एके जैन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोज आर रियली गुड क्वेश्चंस। I have seen similar questions coming in the examination, so I would highly suggest कि आपके पास ऐसा कुछ बुक हो जिसमें से आप क्वेश्चंस देख पा रहे हो एग्जाम में यूं के यूं क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक अ वेरी सेट पैटर्न, मतलब आप जो स्टार्टिंग के स्कूल द कंसेप्चुअल थिंग, दे विल ओनली आस्क हु सेड व्हाट, कि कोई डेफिनेशन दे देंगे आपको, मे बी लॉ की दे देंगे, मोरालिटी की दे देंगे, ऐसी कोई डेफिनेशन दे देंगे, एंड दे विल बी आस्किंग यू हु सेड इट, ऑस्टन, बेंथम, हार्ट, फुलर, हु सेड इट। सो यू हैव टू मार्क द राइट आंसर. So best way what you can complete that particular topic is like आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में क्या होता है, यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, तो उस 4 ऑप्शन में से एक आंसर राइट होता है। सो हु सेड दिस अबाउट व्हाट, और ऐसे करके, और फिर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं विच इज द राइट आंसर। सो व्हाट यू कैन डू, वो जो एक लाइन है द क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हुआ है कि लॉ इज दिस एंड दैट, लॉ लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ लॉ, हु सेड दैट, सो आप वो सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ लॉ डैश करके किसने ये बोला उसका नाम लिख के यू कैन प्रिपेयर नोट्स। फिर जैसे एक्सपेरिमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये रॉस्कोपाउंड ने दिया है, so you can maybe write just the experimental jurisprudence and dash Roscoe-Pound। पूरा भी आपको अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है बट उसमें एक पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल jurisprudence, तो वो वर्ड निकाल के आप अपने नोट्स बना सकते हो।
ऑफ कोर्स जब मैं एक कोर्स कराऊंगी तो आई विल शेयर दोज पीपीटी जिसमें मैंने जैसे नोट्स बनाए थे, एंड हाउ आई वाज लाइक, मैं इन सारे पैराग्राफ्स को शॉर्ट करके रिमेम्बर करती थी ताकि आई कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको वो मे बी रट्टाफिकेशन लगे बट यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। तो वैसा रहता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 1। बट देन पार्ट 2 where the legal personality and those kind of things are there, जैसे कि juris postulates, and you have to understand the kind of understanding goes around that, कि ओनरशिप हो गया और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, तो उसमें थोड़ा ये भी है द नेम ऑफ द जूरिस विच आर इम्पोर्टेंट, बट देन कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड ऑल्सो कम। सो वो उसको मे भी आपको बुक से करना पड़े और आपका सिर्फ क्वेश्चन से आपको नहीं समझ आए, बट जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जो स्कूल्स वगैरह है वो आप उसमें से पढ़ोगे बुक में से, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में से अच्छे से नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज कर लो। दैट वे यू कैन लाइक सेव टाइम और जल्दी भी कोर्स कर सकते हो, प्लस आपके नोट्स भी बन जाएंगे। सो दैट इज द बेस्ट वे टू डू जूरिस्प्रूडेंस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड देन इंटरनेशनल लॉ में भी क्या है, देयर आर सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सबसे हार्ड क्वेश्चन जो इंटरनेशनल लॉ में आते हैं वो केस लॉस में से आते हैं, विच इज नॉट वेरी स्कोरिंग। तो केस लॉस एंड में करो, पहले आप मे बी यूएन चार्टर देख लो, उसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। एंड ऑल दी कन्वेंशंस विच आर देयर फॉर इंटरनेशनल लॉ, उनका जो ईयर है, मेक अ चार्ट ऑफ इट, मतलब 4-5 कन्वेंशंस हैं, वो कब आई थी, कब एनफोर्स हुई थी, दोज ईयर्स आर इम्पोर्टेंट। सेम गोज फॉर ह्यूमन राइट ऑल्सो। तो ह्यूमन राइट का भी चार्टर है खुद का, एंड वी हैव अ एक्ट ऑफ लाइक इंडियन एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट। सो दैट पर्टिकुलर एक्ट की वो कौन से ईयर में आया था, वो क्यों आया था, विच इज द section behind it, which is the convention behind it, all of those things are important. One thing I used to do, UN charter मैंने पूरा नहीं करा, I looked at the course previous year में वो क्या पूछ रहे हैं, and I took help of AK जैन for sure। AK जैन में कुछ ही आर्टिकल मेंशंस हैं जो उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैंने ऑनलाइन सोर्स से देखा, क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे मुझे समझ आया कि मे बी जिसमें यूएन चार्टर में पर्पस दिया हुआ है 2 सब क्लॉज 4 दैट इज इम्पोर्टेंट, देन वीटो पावर हैज बीन गिवन इन 24 और मे बी 25, सो दैट आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट। सो इस तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे आर्टिकल्स, यू कांट मतलब दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर यू टू लाइक रिमेम्बर सो मेनी थिंग। अगर आप इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट को साथ में लेते हैं तो आपको यूएन चार्टर देखना पड़ेगा, आपको ह्यूमन राइट चार्टर देखना पड़ेगा, ह्यूमन राइट एक्ट देखना पड़ेगा, कन्वेंशंस के भी खुद के चार्टर्स हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक खुद का स्टैच्यू है जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बनते हैं। एंड टू योर सरप्राइज, मतलब मैं आपको अभी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैच्यू है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें से सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो कि आर्टिकल 38 में दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आप देखना बनता ही बनता है। अगर उसमें से नहीं आया तो एडवाइसरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से क्वेश्चन आता ही आता है। So this is the kind of advice I wanted to give you through this session, कि आप तैयारी करो तो उसी पे फोकस करो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और स्कोर आप ला सकते हो। प्रोवाइडेड कि आप इंटरनेशनल लॉ से डर जाओ, यू ब्रिंग अ बिग बुक, आई हैव डन इट ऑल। मतलब मैंने एच.ओ. अग्रवाल की जितनी मोटी बुक आती है पूरी खरीद के पूरी पढ़ी थी, उस फिर भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरनेशनल लॉ में स्कोर अच्छा नहीं था। तो आउट ऑफ 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन मे बी आई वुड गेट ओनली 4 करेक्ट और 5 करेक्ट, बट दैट इज अ गुड स्कोर। सो इसलिए इंटरनेशनल लॉ को इस तरीके से करना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग 30 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन वाइज भी, अंडरस्टैंडिंग वाइज भी, आपको थोड़ा बुक से भी देखना पड़ेगा, बट आपको सेक्शंस भी याद होने चाहिए। बुक भी बहुत अच्छी चीज है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी पढ़ने के लिए बेयर एक्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको काफी अंडरस्टैंडिंग वहीं से क्लियर हो जाती है। If you look at the examples which has been given for contract or IPC for any particular crime or maybe any particular condition, तो आपको सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी दिख सकते हैं। सो दैट्स वाई बेयर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर फैमिली लॉ, सो फैमिली लॉ का ये चीज है, आई कैन गिव यू दिस टिप कि डाइवोर्स में भी हिंदू लॉ में से डाइवोर्स या फिर मुस्लिम लॉ में से डाइवोर्स पे से क्वेश्चन आता ही आता है। काफी बार डाइवोर्स की जो थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड केस लॉज हैं, वो एक कॉमन और फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का पूछने के लिए। उसमें से जो केस लॉज भी है, मतलब लाइक गुड नंबर ऑफ केस लॉज है, 6-7 नंबर जस्ट ऑन द थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स एंड द टाइप्स ऑफ डाइवोर्स व्हिच आर गिवन देयर। तो वो सारे आते हैं, वो आपको एक पेज पे लिखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, क्योंकि वापस आ सकता है ऐसा क्वेश्चन।
सो दिस इज इट, मतलब आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड हाउ यू कैन लाइक स्कोर गुड। देन लेट्स टॉक अबाउट दीज यूनिट माइल्डली इंपॉर्टेंट, जिनको आप ये नहीं बोलोगे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनमें से निकाल के आप कुछ कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इन्वायरमेंट लॉ का अगर आप देखोगे, देयर इज एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सो all these acts are there, but their favorite question in UGC NET examination is to ask you landmark judgments of environment law. So आप देखोगे ज्यादा केस लॉज आते हैं इन्वायरमेंट लॉ में, वो भी प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ रिपीट भी हुए हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंट लॉ का तो देखना ही पड़ेगा। मे बी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है या फंडामेंटल ड्यूटीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा आएगा, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछेंगे, यू नेवर नो, सो यू हैव टू रीड ऑल दैट। बट एनवायरमेंट लॉ में आपको ये दिखेगा कि द लैंडमार्क जजमेंट्स हैव बीन रिपीटेड समटाइम्स। जैसे एमसी मेहता का आप नाम देखेंगे देखेंगे हर पेपर में, तो वो प्रीवियस ईयर में देख के थोड़ा सा उसको कोशिश कीजिए कि आप लैंडमार्क जजमेंट्स पहले करें। जैसे मैंने आपको कहा था इंटरनेशनल लॉ के लैंडमार्क जजमेंट्स आप लास्ट में करें, बट एनवायरमेंट लॉ में आप लैंडमार्क जजमेंट्स पहले कीजिए, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड अदर देन दैट जितने भी आए हैं एयर पोल्यूशन एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू आए हैं, सो दैट इज देयर फेवरेट क्वेश्चन। तो आप अभी आज जाके प्रीवियस ईयर में देखोगे आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन। एंड इफ यू टॉक अबाउट आईटी लॉ, तो आईटी लॉ 2019 के बाद ही ऐड हुआ है। सो इसमें से लाइक आपके पास ज्यादा पेपर्स ही नहीं है एनालाइज करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट देन द साइबर क्राइम एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन चेंजिंग इन आईटी लॉ, जो भी प्राइवेसी लॉ से रिलेटेड और जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं उनको तो आपको फोकस करना ही है। मे बी यू कैन लुक एट द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ इट, और जैसे कि साइन होता है उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, कोई मेल से कैसे भेजते हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दोस सेक्शंस हैव बीन गिवन इन द स्टार्टिंग, सो यू कैन डू दैट। इन आईपीआर देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स अगेन, पेटेंट का, कॉपीराइट का एंड ट्रेडमार्क का, एंड देन बायोडाइवर्सिटी का भी। सो फ्यू इयर्स बैक देयर वाज दिस क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, दिस वाज द क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। आई कंसिडर दिस क्वेश्चन इजी, क्योंकि आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो पढ़ना ही नहीं है ना, आपको सिर्फ उसको खोल के देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। सो आईपीआर में भी यू कैन डू फ्यू स्टफ, मतलब सब नहीं कर सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे तैयारी नहीं कर सकते आईपीआर की। यहाँ पे आप आईपीआर की बात कर रहे हो, इसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे, हार्ड भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आपका लक भी मैटर करेगा कि आप क्या पढ़ के गए हो, क्या वैसे क्वेश्चन आए, बट देन बेसिक है। जैसे पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है, ट्रेडमार्क कितने साल के दिया जाता है, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, ये आपको गलत नहीं करके आना है। सो दैट्स वाई इट इज माइंडली इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें से जो बेसिक है वो आप कवर कर लीजिए, बट देन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें कंपेरेटिव पब्लिक लॉ भी ऐड हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी ऐड हो जाता है, तो उसके अराउंड कई बार क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 तक भी गए। टोटल नंबर आउट ऑफ 100, दैट इज अ वेरी लाइक हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना ही करना है उसको। अभी अगर एग्जाम के जैसे 10 या 20 दिन ही रह जाएंगे, जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, यू हैव टू डू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी डे, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चन आएंगे, तो 15 में से आप ऐसा नहीं कर सकते 8 स्कोर कर लिया, यू शुड स्कोर गुड, मतलब 10 आपके आने चाहिए, 12 तक स्कोर आपकी कोशिश होनी चाहिए। ओके, सो विद दैट बीन सेड, सो लेट्स टॉक अबाउट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मैंने जो आपको एक तरीके से डाला था लिंक्डइन पे भी या फिर फेसबुक पे भी, वेयर आई सेड कि मेरा मोटिव है यहाँ पे आपका कोर्स रिड्यूस करना, एंड विद दैट टिप आई वाज टेलिंग यू कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप छोड़ जाएं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये 2 सब यूनिट्स, दो इट हैज बीन गिवन, क्योंकि इनने स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हर चीज में आपको स्पेसिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आप देखोगे स्पेसिफाइड है, जूरिस्प्रूडेंस में स्पेसिफाइड है, हर चीज में स्पेसिफाइड है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में एक्ट लिखा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्ट लिखा हुआ है, एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू कंप्लीट अ ह्यूज एक्ट जस्ट फॉर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस। सो आई वुड सजेस्ट अभी तो इसको मत करो, क्योंकि इसका ये 2 नंबर 3 नंबर आपका स्कोरिंग पॉइंट नहीं रहेगा, बट वहीं आपने कोई इजी क्वेश्चन आईपीसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत कर दिया 1-2 नंबर का ही, तो वहां आपका सिलेक्शन रह सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप पहले खत्म करो, बट इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट में भी देयर आर फ्यू यूनिट्स यू कैन डू इन कॉम्पिटिशन, एट ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर
जो 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, 6 उसमें से आ जाता है, या 19 में से आ जाता है, तो 4-5 सेक्शन यू कैन डू फॉर श्योर। वैसे ही आप देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से स्टेट लेवल पे क्या पावर्स हैं, द काइंड ऑफ पेनल्टी दे कैन प्रोवाइड, और अपने नेशनल लेवल पे जो ट्राइब्यूनल है उनके पास क्या पावर्स हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चेंज भी हो गया है, सो दे विल श्योरली बी आस्किंग 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। और आप प्रीवियस ईयर में से तो भी देखोगे, जो पहले वाला था उसमें भी ये क्वेश्चन आते थे कि स्टेट लेवल पे क्या पावर है, व्हाट इज द पेनल्टी एंड लाइक द रेट ऑफ पेनल्टी that can be given, what is the section behind it, what is the power of these level of tribunals. Okay, so question अगर ऐसे से हैं जिसमें आप आराम से पैटर्न समझ सकते हो, and which is expected out of UGC नेट कि इस साल ही ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ पे इस सेशन में बताया जा रहा है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ यू स्कोर। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी दे हैव स्पेशली गिवन यू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क, तो आपको उसमें से उतना ही कवर करना है जितना आपसे बोला गया है, मे बी 2 सेक्शन अबव, 2 सेक्शन बिलो दैट, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है इस टॉपिक में जहां पे आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं। सो आई गेस आई हैव कवर्ड इट ऑल, मतलब मैंने कोशिश करी है इस सेशन में जितना मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप अपनी तैयारी इस तरीके से अब शुरू करें, जिनने शुरू नहीं करी है, और जिनने शुरू कर दी है तो दीज आर द चेंजेस यू हैव टू मेक इन योर प्रिपरेशन।